सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब। अर्जुना, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, आपका अपना हर्षित सर। और मेरे ख्याल से सारे के सारे दोस्त जितने भी मुझे सुन रहे हैं सब लोग बहुत मस्त होंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो खैर तुम बढ़िया कर ही रहे हो दोस्तों। शायद मतलब मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि ये वाला जो बैच है ना, ये मेरी लाइफ का बहुत ही प्यारा बैच है। मतलब इस बैच मैंने जितना प्यार दिया, क्योंकि देखो एक बैच को अच्छा ना केवल एक टीचर नहीं बनाता, एक बैच को अच्छा स्टूडेंट बनाते हैं। और ये भी बात गलत नहीं है कि एक बैच को अच्छा दोनों बनाते हैं। तो आपने और मैंने मिलकर इस बैच को बहुत अच्छा बनाया है। और पता है आप लोगों के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो मैंने शायद कभी भी किसी भी बैच में नहीं बोला। आप लोगों को कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती कि टीचर की 2 क्लास है, टीचर की 3 क्लास है। आप लोग कभी इस चीज पे कभी नहीं बोले। मतलब उल्टा आप लोगों को अच्छा लगता है कि टीचर हमारे लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं टीचर को कि हर्षित सर आपने सच में हमारे साथ बहुत मेहनत की है, मतलब मजा ही आ गया, तो बस दोस्तों फिर उसके कहने ही क्या है। तो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे दोस्त जितने मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो खैर आप लोग एक नंबर अल्टीमेट कर ही रहे हो, उसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। बट बहुत सारा सल्यूट यार आपको, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे ही बस पढ़ते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो और ऐसे ही हंसते रहो। तो हम आपके 11th क्लास का एक आखिरी टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है पादप वृद्धि और परिवर्धन। ये चैप्टर सच में बहुत आसान है और मैं इसको और भी आसान बना दूंगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में से भी एंड वाली जो चीजें हैं वो लगभग सारी हट चुकी है नई एनसीईआरटी में से ही। तो अपन तो वो फोकस करेंगे जो अभी एनटीए बता रही है कि भैया इतना ही करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आज अपन यहां पे जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम ही है, जिसका नाम है पादप वृद्धि और परिवर्धन। पादप वृद्धि व परिवर्धन। दोस्तों बायोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी भी चीज को समझना हो तो या तो हिंदी की इंग्लिश कर दो या इंग्लिश की हिंदी कर दो। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पादप वृद्धि का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ, और परिवर्धन का मतलब होता है दोस्तों डेवलपमेंट। बोलो बात सही है। यानी कि हमको पादप की वृद्धि भी करनी है और पादप का परिवर्धन भी करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम 2-3 पॉइंट को तो बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। और वो 2-3 पॉइंट क्या है दोस्तों, वो 2-3 पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पादप वृद्धि करेगा, यानी कि जो वृद्धि होती है वो सजीव में उपस्थित होती है। बोलो बात सही है क्या। ये तो आप लोग जानते हो कि निर्जीव में वृद्धि होती है मगर वृद्धि सजीव में उपस्थित होती है। और दोस्तों वृद्धि जो सजीव में उपस्थित होती है ना, वो हमेशा धनात्मक वृद्धि होती है। धनात्मक वृद्धि का मतलब अगर आज आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच हो गई तो आप कभी भी ये सोच के नहीं बैठोगे कि आखिर क्या होगा जब मेरी हाइट 2 फीट रह जाएगी, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। तो आपकी बॉडी में हमेशा वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही पादप में हमेशा वृद्धि होती रहती है और ये वृद्धि याद रखिएगा, ये वृद्धि उसके अंदर धनात्मक वृद्धि होती है। वाह आशीष सर, पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा, पादप में जो वृद्धि होगी उस वृद्धि के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होगी दैट इज अ विभजोतक। तो पादप में एक विभाजन करने वाला ऊतक उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं विभजोतक। तो वो पादप में उपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे विभजोतक क्या होता है, तो पता ही है आपको, विभजोतक वो होता है जो विभाजन करने में सक्षम होता है। बोलो बात सही है। दोस्तों पादप में वृद्धि अपरिमित होती है, यानी कि पादप में वृद्धि ऐसा नहीं होती कि समय के साथ रुक जाती है। आपकी वृद्धि तो रुक जाती है, आप 2 साल में इतने थे, 3 साल में इतने, 4 साल में इतने, 5 साल में इतने, 10 साल में इतने, 15 साल में इतने, 20 साल में इतने। अब ये नहीं होगा 30 साल में इतने और बेटा 40 साल में तुम्हारी थोपड़ी फर्स्ट फ्लोर पे है, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब पादप में जो वृद्धि होती है वो अपरिमित वृद्धि होती है। अपरिमित वृद्धि। बताओ क्या यहां तक मेरे सारे दोस्तों को मेरे सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं? क्या चला जा सकता है क्या आगे? 100%, कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं है बेटा। पादप में
अगर वृद्धि होगी या किसी भी जीव में वृद्धि होगी तो वो आंतरिक वृद्धि होती है। बेटा भारी वृद्धि तो आपको रेत के टीले में भी मिल सकती है, मगर हम बोलते हैं कि पादप में या कभी भी किसी भी सजीव में आंतरिक वृद्धि उपस्थित होती है। तो इसमें क्या होती है? आंतरिक वृद्धि उपस्थित, आंतरिक वृद्धि प्रेजेंट होती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? और एक छोटी सी बात और, बेटा आंतरिक वृद्धि के अलावा ये जो वृद्धि होती है ये हमेशा एक ही प्रकार के विभाजन के द्वारा होती है, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसके द्वारा वृद्धि होती है। हमेशा पढ़ा हुआ है अपने समसूत्री विभाजन, वह विभाजन जिससे बनने वाली संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% ठीक है। बेटा वृद्धि के लिए जरूरत होती है एक चीज की जिसे हम बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया, यानी कि इंग्लिश में शायद आपने वर्ड सुना होगा मेटाबॉलिज्म। मैं आपको इंग्लिश का वर्ड इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे लगता है इंग्लिश का वर्ड ज्यादा आसान है। इसे बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं। हर्षित सर क्या होती है उपापचय अभिक्रिया? बेटा दो टाइप से मिलकर बनी होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, उपचय अपचय। इसका मतलब होता है कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज को अगर आप तोड़ दोगे दो चीजों में तो इसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, मगर किसी चीज को अगर आप जोड़ दोगे, दो चीजों को जोड़ दोगे तो इसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। बोलो बात सही है क्या? एनाबॉलिज्म। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब एनाबॉलिज्म का मतलब होता है अगर आपने ए और बी को लिया तो आपने ए बी बना दिया, जबकि इसका मतलब है अगर आपने ए और बी को लिया तो आपने ए और बी बना दिए अलग अलग। बोलो बात सही है? तोड़ोगे तो कैटा, कैटा में मतलब ही आ रहा है कट का। हाँ वाह सर मजा आ गया। तो बेटा आगे अब एक लाइन और सुन लो। बेटा सही है ना, जब चीजें आसान आसान है तो एक लाइन और रख देता हूं तुम्हारे सामने, मजा आ जाए तो बोल देना कि हर्षित सर वाह क्या बात है। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में अगर तो एनाबॉलिज्म ज्यादा है और कैटाबॉलिज्म कम है, ठीक है, तो दोस्तों ये धनात्मक वृद्धि होगी क्योंकि चीजें टूट कम रही है, बन ज्यादा रही है तो धनात्मक वृद्धि होगी। मगर दूसरी कंडीशन में अगर एनाबॉलिज्म कम है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ये ऋणात्मक वृद्धि होगी। बताओ क्या ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? नए इस चैप्टर को इतने बेस से लेके चल रहा हूं कि एनसीईआरटी में भी इतना बेस नहीं होगा। अब बेबी को बेस पसंद है, अच्छा ये तो गाना है, फटाफट से बता दो। मगर क्या यहां तक पॉइंट सारे लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? तो अपन एक स्टेप और आगे चल सकते हैं। बताओ क्या चलें क्या? 100%। चलो बेटा पादप के अंदर जो वृद्धि होती है ना, जो विभाजन होता है वो नियत स्थल पे होता है। ये पढ़ा चुका हूं वैसे आपको मैं शरीर वाले चैप्टर में, बट यहां पे भी लिख देता हूं पादप में वृद्धि नियत स्थल पे उपस्थित। और वो भी कहां पर? जहां विभजोतक पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और एक डायग्राम मेरे ख्याल से आपने मेरे थ्रू पहले भी देखा होगा। हर्षित सर कौन सा वाला? मैंने कहा बेटा ये वाला। अरे सर याद आ गया। तो मैंने आपको बोला था पादप के अंदर तीन प्रकार के विभजोतक होंगे, एक होगा शीर्षस्थ। तो बेटा शीर्ष तो दो जगह होते हैं, एक ऊपर भी शीर्ष होता है एक नीचे भी होता है, तो दोनों जगह है शीर्षस्थ। मैंने बोला था दो नोड के बीच में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरनोड, तो यहां पे भी होता है जिसे हम बोलते हैं अंतर्वेशी। याद आया क्या? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकैलरी। और शीर्षस्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल, इसको भी बोलते हैं एपिकल। बोलो बात सही है? और एक होता है दोस्तों जो मोटाई में वृद्धि करवाता है जिसे हम बोलते हैं पार्श्व विभजोतक, पार्श्व। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो तीन प्रकार के विभजोतक होते हैं पादप में,
एक पादप को ऊपर से यानी कि तने को वृद्धि करवाता है, ठीक है, एक जड़ को वृद्धि करवाता है। जो तने को वृद्धि करवाता है उसे बोलते हैं प्ररोह, प्ररोह वाला शीर्ष उपज्योतक। जो जड़ को वृद्धि करवाता है उसे हम बोलते हैं मूल शीर्ष उपज्योतक। सही बात है। दो शाखाएं जो पैदा होगी, उन शाखाओं के बीच में जो होगा वो अंतर्वेशी होगा, और साथ साथ पादप को जो मोटाई में वृद्धि करवाएगा वो पार्श्व उपज्योतक होगा। बताओ क्या तीन प्रकार के उपज्योतक हो गए क्या? वाह सर, मजा आ गया। यानी कि पादप में, स्थल में तीन प्रकार के उपज्योतक होते हैं, जिसमें पहला होता है शीर्षस्थ, दूसरा होता है मध्यस्थ यानी कि अंतर्वेशी भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है पार्श्व। बोलो बात सही है क्या? 100%। मगर ये तो हो गई एक बात, मगर दोस्तों उद्भव के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। उद्भव का मतलब कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ। उद्भव के आधार पर सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं ये, बट दोबारा से बता रहा हूं। बेटा उद्भव के आधार के कितने प्रकार के? बेटा उद्भव के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 डिग्री। एक होता है द्वितीयक, जिसे मैं ऐसे लिख दूंगा 2 डिग्री। बोलो बात सही है क्या? तो एक प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक हो गया। हर सर प्राथमिक और द्वितीयक क्या है? देखो, जो पादप में पहले वृद्धि करेगा वो प्राथमिक वृद्धि होगी, ये प्राथमिक वृद्धि होगी। जो पादप में पहले वृद्धि करेगा वो प्राथमिक वृद्धि होगी। जो पादप में पहले वृद्धि करेगा वो प्राथमिक वृद्धि होगी, मगर जो पादप में बाद में वृद्धि करेगा वो द्वितीयक वृद्धि होगी। तो अगर आपसे पूछता है प्राथमिक वृद्धि कौन कौन सी होती है, तो शीर्षस्थ भी प्राथमिक है और अंतर्वेशीय मध्यस्थ भी प्राथमिक है, मगर जो मोटाई पादप वृद्धि करता है ये सारी द्वितीयक होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पादप पहले ऐसे डेवलप होता है, पादप की पहले शाखाएं डेवलप होती है, फिर पादप मोटा होता है। तुमने कभी ऐसा नहीं देखोगे कि पादप पहले मोटा हो जाता है फिर बड़ा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता मुन्ना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक बता दो बिल्कुल अच्छे से, मेरी सारी की सारी बात, जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, क्या सारी की सारी चीजें सभी लोगों को क्लियर है? तो अपन आगे को चल सकते हैं क्या? पक्का? कोई भी दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अब बेटा पादप की वृद्धि होती कैसे है? आप जो भी बीज होता है उसको जब आप मृदा के अंदर लगाते हो, कहां पे? मृदा में। तो क्या होता है, बीज की जो प्रसुप्ति होती है, जो बीज सोया हुआ होता है, बीज की प्रसुप्ति, सुप्ति अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था, और प्रसुप्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी, ये टूट जाती है, और जैसे ही बीज जग जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? बीज का हो जाएगा अंकुरण। अंकुरण को बायोलॉजी में इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेशन। और दोस्तों बायोलॉजी में जो जर्मिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एनसीईआरटी में क्लियर कट नाम तो ऐसे नहीं दे रखा, मगर हम पढ़ेंगे। एक होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। बोलो बात सही है? दोस्तों एग्जाम की तैयारी याद रखिएगा हमेशा ऐसे की जाती है कि हम एक पॉइंट में लगभग बहुत सारी बात कह दें। मतलब पता है कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हर्षित सर क्या मतलब स्मार्ट नोट्स है। दोस्तों एक्चुअली ना नोट्स स्मार्ट ही होने चाहिए, नहीं तो कॉपी भरवाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। मैं यहां से वहां तक कॉपी भरवा सकता हूं। पता है कैसे? मैं बोलूंगा पादप के अंदर बीज उपस्थित होता है, जो बीज होता है वो मृदा में लगाया जाता है। मृदा में लगाने के बाद जो बीज होती है उसकी प्रसुप्ति टूट जाती है। जिस प्रकार से बीज की प्रसुप्ति टूटती है उसके बाद बीज का अंकुरण होता है। बीज का अंकुरण निम्नलिखित दो प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है एपीजियल अंकुरण, दूसरा होता है हाइपोजियल। अब बताओ इतनी बात बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि मैं आपको केवल डायग्राम से या रे आउटलुक से क्लियर कर दूं। समझने की बात है बस। अगर समझ में आ गया तो फिर काम हो गया। अब इसी को ही समझाऊं, जरा देखो, इसी डायग्राम को समझाता हूं मैं, इसी रे आउटलुक को समझाता हूं। देखो अब आपके सामने, और बताना क्या आप समझ में आया क्या, खुद बताना तुम। देखो करें, देखो बेटा मैंने क्या बोला, दो प्रकार के अंकुरण है। तो अगर दो प्रकार के अंकुरण है तो बीच में पहले बेटा ये खींच दो लाइन, वाह सर वाह। और दो प्रकार के अंकुरण हम पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे देखो हम दो प्रकार के अंकुरण पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाली तरफ जो हम अंकुरण पढ़ेंगे वो होगा एपीजियल, उस वाली तरफ पढ़ेंगे हाइपोजियल।
तो यहां पे तो हम एक अंकुरण पढ़ेंगे एपीजियल, और यहां पे हम पढ़ेंगे हाइपोजियल। अब देखना जरा कितना आसान है ये, ठीक है, मुश्किल लगता है मगर देखना कितना आसान है। बेटा बायोलॉजी ये कहती है कि अगर कभी भी पेड़ को नॉर्मली लगाया जाता है तो मृदा में लगाया जाता है, तो ये आपका मृदा का स्तर है, मृदा स्तर, लेयर होती है ना मृदा की, तो सॉइल की लेयर है ये। बोलो बात सही है। अब क्या होता है एपीजीएल? बेटा अब एक छोटा सा वर्ड याद रखना, बायोलॉजी में एपीजीएल का मतलब कुछ भी हो मगर आपको याद रखना है ऊपर। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, एपी का मतलब ऊपर है। अब ऊपर कैसे होगा जरा देखो। हम लोग ये जानते हैं यहां पे सब जगह पे मृदा उपस्थित होगी। वाह अर्षित सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, तो सब जगह पे मृदा ही मृदा पाई जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मृदा में अगर मान लो आपने कोई बीज ऐसे लगा दिया, ध्यान से सुनना, लगा दिया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों ने अभी एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी, और वहां पे आपने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से ये पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज, पढ़ा था क्या? ऊपर की तरफ तुमने पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे की तरफ जिसे तुमने पढ़ा होगा नाम होता है मूलांकुर। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? और यहां पे आपने पढ़ा होगा कि यहां पे एक चीज को मैंने और बताया था जिसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और यहां पे एक चीज को और बताया था जिसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। बोलो क्या हमने पढ़ा था क्या ये सब कुछ? अगर पढ़ा था तो फटाफट से डन कर दो। अगर ये पढ़ा था आप लोगों ने तो फटाफट से डन कर दो। हाँ अर्षित सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है भाई, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि प्रांकुर से तो तना बनेगा और मूलांकुर से जड़ बनती है। ये भी लगभग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रांकुर से तो बनता है तना और मूलांकुर से क्या बनती है? जड़ बनती है। सही बात है। अब इस वाले बीच में देखो क्या होगा, एपीजीएल का मतलब ऊपर आ जाता है। अब सुनो बेटा, इसके अंदर पहले ना नीचे की तरफ मूलांकुर डेवलप होगा। जब मूलांकुर डेवलप होगा, ऐसे कर देता हूं, पहले मूलांकुर डेवलप होगा। जब मूलांकुर डेवलप होगा तो क्या होगा, जो बीज होगा ना वो धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा, मतलब मृदा की सहायता से धीरे धीरे। देखो ये बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीज, देखो बीज कहाँ आ रहा है? बीज आ रहा है ऊपर। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बीज है वो कहाँ आ जाएगा? स्तर पर। मान लो ये आ गया, यहां बना देता हूं, और ये आ गया, देख रहे हो आप? तो हर जगह पे अगर आप मैं एरो लगा देता हूं तो आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रांकुर डेवलप होता है। प्रांकुर का मतलब प्रांकुर के नीचे एपिकोटाइल जो होता है ना, ये विभाजन करता है। और देखो बीज धीरे 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 कहाँ आता है? ऊपर। जैसे ही बीज ऊपर आ जाता है वैसे ही इसके अंदर मूलांकुर जो पहले पैदा होता है, सॉरी मूलांकुर जो पैदा होता है, इसके बाद यहाँ पे अब प्रांकुर भी डेवलप हो जाता है। तो पहले तो डेवलप होता है मूलांकुर, उसके बाद डेवलप होता है प्रांकुर। तो पहले तो मूलांकुर डेवलप हो गया, लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि नीचे तो मूलांकुर होगा ना। उसके बाद बोलो कौन डेवलप हो जाता है? प्रांकुर डेवलप हो जाता है। तो शुरू में तो जड़ डेवलप होगी, जैसे जैसे जड़ डेवलप होती जाएगी वो मतलब मृदा को नीचे की तरफ पुश करके, तुमने सुना नहीं थोड़ी सी तो लिफ्ट करवा दे, तो बेटा धीरे धीरे पुश करते हुए कहां आ जाएगी? ऊपर की तरफ। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जैसे ही ऊपर की तरफ आ जाएगी उसके बाद प्रांकुर भी डेवलप हो जाएगा। तो बीज कहां आ गया? ऊपर। जैसे ही बीज आपका ऊपर आ गया तो आप बोलोगे हर्षित सर ये जो तरीका है ये है एपिकोटाइल। बोलो बात सही है। मगर हाइपोकोटाइल में क्या होता है दोस्तों? हाइपोकोटाइल में यह होता है कि जहां आप बीज लगाते हो एज इट इज हमेशा और हमेशा केवल और केवल बीज वहीं लगा रहता है, बीज कभी भी ऊपर नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा अगर डायग्राम में ऊपर जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बीज कभी ऊपर नहीं जाता, वहीं रहता है हमेशा। यानी कि यहाँ पे प्रांकुर और मूलांकुर दोनों ही एक साथ डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखो ये मैं डेवलप करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। बोलो बात सही है।
तो इस वाले बीज में प्रांकुर और मूलांकुर दोनों ही डेवलप हो रहे हैं। ये मिलता है आपको एक बीजपत्री बीज में, इसमें मिलता है एक बीजपत्री में। बनाया था ना डायग्राम एक बीजपत्री का भी, ऊपर की तरफ यहाँ पे भ्रूणपोष बताया था, एल्यूरोन की प्रोटीन की लेयर बताई थी, तो एक बीजपत्री में। जबकि ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा द्विबीजपत्री में। बताओ क्या सच में कोई डाउट है क्या? आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मगर वहां पे चाहे क्लियर नहीं हो, यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री है, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तो एपिकोटाइल के साथ हाइपोकोटाइल बिल्कुल फ्री है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% बीज का अंकुरण हो गया है, चल सकते हैं आगे। अच्छा जी, अब सुनो बेटा, आपको याद है जब आपने कभी भी क्षेत्र पढ़े थे तो आपने पादप में कुछ क्षेत्र पढ़े थे, पादप में कुछ क्षेत्र पढ़े थे आपने। हर्षी सर हमने क्या पढ़ा था, हमें तो याद भी नहीं है। बेटा मैं याद करवाता हूं। आपने पढ़ा था कि पादप के अंदर कुछ इस प्रकार से क्षेत्र पाए जाते हैं, ऐसे। आपने पढ़ा था कि पादप में नीचे नीचे एक क्षेत्र पाया जाता है जो विभाजन करने का काम करता है, जिसे हम विभज्योतक बोलते हैं। बोलो क्या ये वाला डायग्राम याद आ गया क्या? मैंने पादप की आकारिकी में ये डायग्राम आपको बनाया था। इसके ऊपर की तरफ एक क्षेत्र और पाया जाता है जिसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र बोलते हैं। ये है दीर्घीकरण क्षेत्र, याद आया? और इसके ऊपर दोस्तों एक और क्षेत्र पाया जाता है, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। तो 3 प्रकार के क्षेत्र आपको बताए थे मैंने। बोलो क्या याद आ गया क्या? अगर याद आ गया तो फटाफट से डन कर दो। हर्षित सर बिल्कुल ये तो हमें याद है। ठीक है भैया, सच में बड़ा आसान है, पहले पढ़ा हुआ है ना आपने, कोई नई चीज थोड़ी बताई है मैंने यहाँ पे कि कुछ नया बता दिया हो। मैंने कहा था जो कोशिका विभाजन करती है वो विभज्योतकी क्षेत्र की होती है। विभज्योतकी क्षेत्र की सारी कोशिका विभाजन करने में सक्षम होती है। विभज्योतकी क्षेत्र में कोशिकाएं छोटी होती है। देख लेना ये डायग्राम पहले भी बनाया हुआ है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। विभज्योतकी क्षेत्र की कोशिकाओं के पास रिक्तिका छोटी होती है। विभज्योतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, उपापचय विक्रिया ज्यादा होती है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन होता है, सब लिखवाया। जो कोशिका पीछे रह जाती है वो दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिका कहलाती है। जो बोला था मैंने आपको वहां पे नीट के टाइप का एक क्वेश्चन भी था क्या, कि जड़ की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कौन बनाता है? दीर्घीकरण। जो सबसे पुरानी होती है वो होता है परिपक्वन। और आपको याद होगा कि परिपक्वन में हमने मूल रोम के बारे में भी बताई थी। बोलो बात याद आई क्या? कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा कि कभी ना कभी ये चीज पढ़ी है। तो हम लोग यही बात बोलते हैं कि पादप के अंदर भी ऐसा ही कुछ पाया जाता है। पादप में क्षेत्र पाए जाते हैं, एक दीर्घी विभज्योतकी, एक दीर्घीकरण, एक परिपक्वन क्षेत्र। बोलो बात सही है? मगर एक बहुत ही प्यारी बात जो केवल और केवल आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है, कि पादप में वृद्धि का मापन कैसे होता है। कि पादप में वृद्धि मापन, पादप में दोस्तों वृद्धि का मापन कैसे होता है? दोस्तों कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा। हर्षित सर इसका मतलब? दोस्तों पेड़ को देख के ही आप बता देते हो ये पहले छोटा था फिर अब बड़ा हो गया। बेटा इतना तो देख के बताया था ना, पहले पीपल का पेड़ छोटा था अब बड़ा हो गया, तो आप बोलोगे प्रत्यक्ष अवलोकन कर लिया, हर्षित सर सामने से देख गया। दोस्तों कई बार कुछ इक्विपमेंट का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सेनोमीटर द्वारा। जिसे हम वृद्धि मापी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेड़ के ऊपर धागा सा बांध दिया जाता है, धागे से ऐसे कोई भार लटका देते हैं। जैसे ही पेड़ की हाइट बढ़ती है तो वो जो भार होता है वो चेंज हो जाता है, तो पता लग जाता है। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नाम बस याद रखना। और तीसरा और आखिरी जो होता है वो होता है कैस्कोग्राफ द्वारा। ये भी बस नाम ही याद रखो। क्योंकि प्रैक्टिकल तो तुम्हारे कोई आएगा ही नहीं, तो तुमसे ये पूछ लिया जाता है कि किस 3 तरीके से पादप में इस तरीके का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। बोलो क्या मेरा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आती है, क्या वृद्धि मापन योग्य है? यानी कि क्या आप वृद्धि को माप सकते हैं? बताओ क्या लगता है आप? हाँ सर बिल्कुल हम माप सकते हैं।
मैं कहूंगा कैसे मापोगे आप वृद्धि को? तो आप कहोगे हर्षित सर बहुत सारे अलग अलग तरीके वृद्धि को मापने के हो सकते हैं। मैंने कहा जैसे कोई अच्छा तरीका आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ। हर्षित संख्या के आधार पर, पहले कोशिका की संख्या 10 थी, फिर कोशिका की संख्या 1000 हो गई, तो हम बता सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। बहुत बढ़िया। तो पहला है कोशिका संख्या के आधार पर, ध्यान से सुनना आप जरा, कोशिका संख्या का आधार। जैसे मक्का की जो जड़ होती है ना, उसमें लगभग 17,500 कोशिका, एग्जाम्पल मक्का में 17,500 कोशिका प्रति घंटे का निर्माण होता है, प्रति घंटा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला बेटा, किसी भी चीज का भार, जैसे फल का भार है, पहले कोई चीज 10 ग्राम की थी, अब वो चीज 15 ग्राम की हो गई, तो आप कह दोगे वृद्धि हो रही है। तो भार जैसे फल का भार। अब दोस्तों दो प्रकार के भार होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल भार और एक होता है शुष्क भार। अब शुष्क भार क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी चीज के अंदर जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब मान लो एक पत्ती है जिसको तुमने पहले वेट किया, वो 10 ग्राम की थी, अब उस पत्ती को तुमने गर्म कर दिया ओवन वगैरह कहीं पे भी, तो पत्ती के अंदर सारा जल तो उड़ जाएगा। अब जो आप उसके अंदर रखोगे, जो उसका वेट आएगा वो आएगा शुष्क भार। तो शुष्क भार के द्वारा भी हो सकता है ये सारा काम। बोलो बात सही। दोस्तों आयतन की द्वारा भी हो सकता है। तरबूज में एक और सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां पे पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं आयतन के द्वारा। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि जो तरबूज है, खाया है ना वाटरमेलन, जो तरबूज है कि कोशिका अपने आयतन का 3,50,000 गुना बढ़ा सकते हैं। ये दो पॉइंट दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के अंदर, ये वाला भी और ये वाला भी। तरबूज की जो कोशिका होती है ना, तो मान लो इतनी है, तो वो अपनी इतनी हाइट, इतनी जो इसकी साइज है, उससे लगभग लगभग 3,50,000 गुना बड़ी हो सकती है। ये तरबूज की कोशिकाओं के पास ताकत होती है। बताओ क्या आगे चला जा सकता है क्या? चलें आगे। बेटा एक चीज और, मान लो कोई पत्ती पहले छोटी थी, फिर पत्ती बड़ी हो गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया। यानी कि कोई पत्ती मान लो पहले ऐसी थी, अब वो पत्ती ऐसी हो गई, तो बताओ क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ठीक है, अगला बेटा, चौड़ाई भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे तने की चौड़ाई, पहले तना ऐसा था, अब जो तना है वो ऐसा हो गया, यानी कि देखो जो चौड़ाई है वो बढ़ गई। तो यहां पे लिख रहा हूं चौड़ाई, और चौड़ाई किसकी? चौड़ाई है जैसे तने की। बोलो क्या मेरे सारे पॉइंट क्लियर हैं? चलें आगे, पक्का। दोस्तों लंबाई भी मैटर करती है। लंबाई जैसे एक तो तुमने पराग नलिका सुनी होगी ना, वो वर्तिका, अगर वर्तिका अंडाशय, उसके अंदर पराग नलिका, तो पराग नलिका की लंबाई, तने की लंबाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाह सर ये तो याद ही हो गया बेटा, तो इसमें कुछ है भी नहीं। लंबाई, और लंबाई किसकी? लंबाई दो की है, या तो तने की लंबाई या फिर पराग नलिका की लंबाई। जानते हो ना पराग नलिका? नहीं जानते तो देख लो, ऐसे करके कभी कोई डायग्राम बनाया होगा, बनाया था, उसके अंदर की तरफ जो ऐसे निकलती है वो पराग नलिका होती है, यही होती है पराग नलिका। बोलो बात सही है?
पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं तो दिखा ही होगा ये। बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट मेरे सारे के सारे दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी नहीं है? आओ जरा बेटा थोड़ा सा हम देख लेते हैं जरा एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। आ जाओ, आओ बेटा एनसीईआरटी के, क्योंकि पॉइंट पढ़ना बड़ा जरूरी है। देखो आपने पहले 5वें अध्याय में, इसका मतलब वही आकारिकी में, आपने देखा था कि फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया था। तो आपने देखा था कि मूल, तना व बीज जैसी संरचनाएं कहाँ पैदा होती है, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से। क्योंकि पेड़ पौधों में सबसे पहले पेड़ पौधा चाहता है कि जड़ पैदा हो, क्योंकि जब जड़ पैदा हो जाएगी तो उससे चीजों का अवशोषण बढ़ जाएगा। सही बात है। क्या बीज, पौधे व अंकुरित और छोटे पौधे परिपक्व में शब्दों में परिचित हो गए? बिल्कुल, हमें पता है कि छोटा पादप क्या होता है, बड़ा पादप क्या होता है, हम जानते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई व गोलाई में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले लंबाई में वृद्धि करते हैं, उसके बाद वो मोटे भी हो सकते हैं। हालांकि उस वक्त में पत्तियां, फूल व झाड़ी आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वक्त से निकलते और गिर जाते हैं। आपने देखा भी होगा ना, पत्ती निकल रही है, फिर पतझड़ का मौसम आया तो पत्ती गिर गई। फल भी वहां पे टंगे रहते हैं, मगर तुमने शहतूत खाए होंगे, कई बार शहतूत खाए हैं क्या कभी? तो बेटा वो गिर जाते हैं ना, उससे अपने आप ही गिर जाते हैं। बेर भी खाए होंगे, बेर भी गिर जाते हैं पकने के बाद। बिल्कुल सही बात है। तो यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। सही बात। पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के द्वारा होती है। बेटा कायिक वृद्धि क्या होती है? कायिक वृद्धि थोड़ा सा समझना। कायिक वृद्धि का मतलब देखो, दो प्रकार की वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि और जनन वृद्धि। अब अगर कोई भी आपसे कहे कि कायिक वृद्धि, तो आप कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। बायोलॉजी में हम बैठे हैं ना, कायिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया? यदि वृद्धि होगी तने में, यदि वृद्धि होगी जड़ में, यदि वृद्धि होगी पत्ती में, तो ये कायिक वृद्धि है। मगर अगर वृद्धि हो गई पुष्प में, तो वो जनन वृद्धि है, क्योंकि पुष्प लैंगिक जनन का काम करता है। वाह सर वाह, मजा आ गया। पौधों में विशेष प्रकार के ऊतक से ये सब चीजें बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। यह संरचना समकल्प क्रियाकलापों के बारे में कोई संबंध है? बिल्कुल। दोस्तों आप लोगों को पता है पादप में सारी कोशिकाएं तो विभाजन नहीं करती। ये तो हम आंतरिकी वाले, शारीर वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पादप में केवल कुछ ही कोशिकाएं होती है जो विभाजन करती है, कुछ कोशिका विभाजन करती ही नहीं है। अब जो कोशिका विभाजन नहीं करेगी उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक बात है। सभी कोशिकाएं युग्मज और वंशज होती है। युग्मज तो जानते हो ना, युग्मज तो जानते हो, NN 2N, बस वही चीज है। सवाल उठता है कि सभी चीजें भिन्न भिन्न विशेष क्यों हो जाती है? दोस्तों आप खुद समझना, आपके शरीर की भी तो सारी कोशिका युग्मनज से बनी है, मगर क्या आपके शरीर की सारी कोशिका एक जैसी है? नहीं, आपके शरीर की सारी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग है। और आप कहोगे अर्षित सर आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हर कोई कोशिका अपना अलग कार्य करती है। हर कोई कोशिका में डीएनए लगभग सब कोशिका में सेम है, मगर हर कोई कोशिका में डीएनए उससे अलग अलग काम करवाता है। एक कोचिंग में सारे के सारे लोग पढ़ाने का काम थोड़ी करेंगे, कुछ कोई काम करेगा, कुछ कोई काम करेगा, ऐसा ही तो होता है। ठीक बात है। तो वृद्धि और विभेदन ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। वृद्धि वैसे डिफरेंशिएशन होता है, चैप्टर का नाम ही है। शुरुआत में जानना आवश्यक है कि एक परिपक्व वृक्ष परिवर्धन के युग्मनज के बाद सुनिश्चित होकर एक वंशानुक्रम की घटना होती है। ये बोल रहा है कि एक जो बीज होता है उससे आखिर पेड़ कैसे बनता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आपको जनरल नॉलेज दे रहा है जो आपको शायद पता होगी, NN 2N वाली बात। इस प्रक्रिया के दौरान जटिल संरचना का गठन होता है और जड़, पत्तियां, फूल व शाखा, बीज वगैरह का रूपांतरण होता है। अंत में वे मर जाते हैं। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम में प्रथम चरण बीज का अंकुरण होता है। बिल्कुल, अंकुरण जानते हो ना, बीज को लगा दिया जल मृदा के अंदर और उसमें से फूट गया वो क्या, तना, वो जो भी चीज है, मूलांकुर, प्रांकुर, वो सब। वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां होती है जब बीज का अंकुरण हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीज का अंकुरण नहीं होता। ये तो तुम समझते ही हो कि बीज के अंकुरण के लिए जल वगैरह सब कुछ चाहिए। जल वगैरह तभी तो तुमने देखा होगा, बीज लगाते हो तो पहले पानी देते हो उसको, क्योंकि जल को मतलब बीज को चाहिए अंकुरण के लिए सब कुछ। इसके बाद वे प्रसुप्त अवस्था में चले जाता है। प्रसुप्त अवस्था जानते हो, अभी भी नाम भी लिखवाया था, नाम था इसका डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज। अब बेटा ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने बीज लगाया और बीज लगाने के बाद पानी डाला और ये निकल गया पेड़ एकदम से, नहीं ना। बीज लगाया, पानी डाला, फिर 10-15 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी है, उसके बाद पानी वो निकलता है, क्या बोलते हैं इसको, जड़ तना निकलता है। ऐसा थोड़ी तुमने ये पानी डाला और ये बीज ये निकल गया पेड़, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं। वृद्धि जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो उपापचय अभिक्रिया जानते हो, उपचय और अपचय, जोड़ना और टूटना,
वो सारा काम चलता रहता है। इस अध्याय में आप कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो इन सब चीजों को नियंत्रित करते हैं। पौधों के लिए ये आंतरिक और बाहरी कारक हो सकते हैं। हो सकता है पेड़ पौधों के अंदर पानी की कमी हो सकता है पेड़ पौधों के बाहर पानी की कमी हो सकता है पेड़ पौधों के अंदर भोजन की कमी हो सकता है पेड़ पौधों के अंदर डीएनए ही काम नहीं कर रहे हो सकता है पेड़ जो है वो छोटा ही होने के लिए तैयार हो, बड़ा होगा ही नहीं, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आ जाओ बेटा, ये वही अंकुरण है जो मैंने आपको बताया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया, और मैंने बोला था कभी भी ऊपर ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। देखो बोला था पहले जड़ का निर्माण होगा, फिर तने, मूलांकुर, फिर प्रांकुर का निर्माण होगा। तो कौन सा जर्मिनेशन है? ये है एपीजियल। क्या है ये है एपीजियल। एपीजियल। चलें आगे, पक्का आ जाओ आगे। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि, किसी भी कोशिका की वृद्धि आधारभूत और सुस्पष्ट होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि होती है किसी भी भाग का, यहां तक कि एक कोशिका का आधार में। अनपलट का मतलब क्या होता है? अनपलट का मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले हमेशा धनात्मक हो, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो। ऐसा नहीं हो बढ़ गई फिर कम हो गई, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी हाइट अगर 5 फीट हो गई तो फिर 4 फीट 8 इंच नहीं रह सकती, ये बात विश्वास रखो। नहीं होगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। जितनी हाइट हो गई उतनी ही मेंशन रहेगी, ना उससे कम होगी, ना उस हाँ ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, ठीक है। अनपलट। तो यहाँ पे लगातार हम बढ़ते ही रहते हैं। मगर बेटा पेड़ पौधों में लगातार बढ़त होती है, तुम्हारे अंदर नहीं होती। तुम्हारी नियत समय पे वृद्धि रुक जाती है। और तुम कहोगे हर्षित सर इसका मतलब हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन रुक जाता है? नहीं, तुम्हारे शरीर में कोशिका का विभाजन तो होता रहता है मगर वृद्धि रुक जाती है। सामान्य वृद्धि उपापचयी और उपचय और अपचय दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे ऊर्जा, मतलब जिसमें ऊर्जा लगती है। बिल्कुल बात सही है। तो पत्ती का विस्तार भी एक वृद्धि है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल दोगे तो लकड़ी का टुकड़ा फूल जाएगा, क्या वो भी वृद्धि है? हाँ बिल्कुल वृद्धि है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी आ गया तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, बताओ कि आसान है नहीं है? बोला था ना इतना आसान चैप्टर है, तुमने मुश्किल मुश्किल तो निपटा दिए, अब तो ये बड़े आसान चैप्टर है, उनको तो ऐसे खत्म कर देंगे पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। जरा देखो, पादप वृद्धि अपरिमित है। अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। पादप की वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि ये ऐसे जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। मगर याद रखना केवल वहीं से ही वृद्धि होगी जहां पे विभाजन वाले क्षेत्र होंगे, शीर्षस्थ, मध्यस्थ और पार्श्व, बस। इस क्षमता के कारण उनके शरीर में खास जगह पे मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। जानते हो मेरिस्टेमेटिक, जो विभाजन करते हैं। ऐसे विभजुत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की निरंतरता होती है, हालांकि यह उत्पाद जल्दी ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं। और जो कोशिका विभाजन की क्षमता खो देती है वो पादप की संरचना का निर्माण करती है। आपको याद है मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था आंतरिक शरीर, तब आपको 2 प्रकार के कोशिका बताई थी। एक बताई थी विभजोतक और एक बताई थी स्थायी। याद आया? स्थायी में 2 थे, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सब पढ़ा चुका हूं मैं। जटिल स्थायी में 2 थे, जाइलम और फ्लोएम। सरल स्थायी में 3 थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद आ गया? पेरेन्काइमा जो बोला था पूरी बायोलॉजी की ऐसी कोशिका जो कभी भी विभाजन कर सकती है और कभी भी विभाजन करना छोड़ सकती है। वाह सर वाह, याद है हमें। इस प्रकार वृद्धि जहां तक विभजोत्तक की क्रियाओं में पौधों में हमेशा होती रहती है, वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। बिल्कुल हमेशा होती रहेगी। क्या होगा जब विभजोत्तक का विभाजन बंद हो जाए? बेटा बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ को बाहर से कोई ऐसे काट जाता है। अब पेड़ को ऊपर से कोई काट गया तो बेटा पेड़ की ऊपर वृद्धि तो होगी ही नहीं, यानी कि पेड़ की वृद्धि तो रुक गई। बहुत बढ़िया, तो ऐसा कुछ काम हो सकता है। आ जाओ, ऊपर की तरफ कौन सा है? प्ररोह। अरे यार ये क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ कौन सा है? प्ररोह। प्ररोह जानते हो, ये भी प्राथमिक है। नीचे की तरफ कौन सा है? मूल, ये भी प्राथमिक है। बोलो बात सही है? ये तो आपको पता होगा, ये कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब जानते हो, पढ़ाया था एधा, याद आया? जो द्वितीयक वृद्धि करता है। ये संवहनीय कैम्बियम है वैस्कुलर, जो कि द्वितीयक वृद्धि करता है। बोलो बात सही है? ये जड़ है, ये तना है। एधा तो हमको बताई थी मैंने, एधा याद नहीं आया? एधा देखो ऐसे बताई थी अगर याद हो तो। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा पाई जाती है, जो फ्लोएम की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का और जाइलम की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। याद आया क्या? बस कितना आसान है, बताओ। आ जाओ, चलो। आपने पिछली कक्षाओं में, ये भी वही बोलेगा क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं मैं, आपने प्ररोह शिरा के विभजोत्तक के बारे में पता है, आपको प्राथमिक वृद्धि पता है, जो पहले होगी वो प्राथमिक। और याद रखना प्राथमिक वृद्धि कौन कौन सी होती है? शीर्षस्थ और मध्यस्थ। ये प्राथमिक है क्योंकि पहले होगी, जो बाद में होगी वो द्वितीयक होगी। बोला था जो रेस में फर्स्ट आएगा
वो फर्स्ट कहलाएगा, जो उसके बाद आएगा वो सेकंड कहलाएगा। आगे, मुख्यतः पौधों के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण कोशिकाओं में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री व नग्नबीजी, जानते हो नग्नबीजी क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म में विभज्योतक संवहनीय कैम्बियम व कॉर्क कैम्बियम जीवन के बाद प्रकट होते हैं। ये विभज्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो ये द्वितीयक वृद्धि है। द्वितीयक वृद्धि हमेशा पादप को मोटाई में वृद्धि करवाएगी, याद रखना। तो पार्श्व जो विभज्योतक है ना, वो द्वितीयक वृद्धि करता है। बताओ क्या यहां तक सारा पॉइंट मेरे सारे दोस्तों को बिल्कुल 100% क्लियर है? ठीक है भैया, यहां तक चल सकते हैं आगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अगली चीज दोस्तों ये लिखता है कि जो वृद्धि होती है, क्या आप उसको नाप सकते हो क्या? बिल्कुल, हमने पढ़ लिया है ये वाला पॉइंट भी। हमने पढ़ा है कि जीव द्रव्य की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसको मापना कठिन होता है, तो कई सारी अलग अलग चीजें होती है। जैसे वृद्धि को अलग अलग, जैसे शुष्क भार के द्वारा, ताजी भार के द्वारा, लंबाई के द्वारा, आयतन के द्वारा। जैसे मक्के के मूल में 17,500, जैसे तरबूज के अंदर 3,50,000, जैसे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि भी होती है। जबकि परागनलिका में वृद्धि भी लंबाई की वृद्धि का एक मापदंड होता है। पत्ती के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बढ़ना भी उसकी वृद्धि माना जाता है। बताओ क्या इनमें कोई भी दिक्कत आई क्या आपको? लग रहा है सच में मुश्किल है ये? तो दोस्तों इसके बाद एक अगला टॉपिक अपने पास आता है, जो आता है वृद्धि के चरण। ये भी बड़ा आसान टॉपिक है, आओ जरा देख लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि आपको मैंने कुछ बड़ी चीज लिखवाई है। बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे से टॉपिक है, और टॉपिक भी ऐसे हैं कि एक बार ही पढ़ो बस मेरे साथ साथ, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि के चरण। आओ बेटा आओ, बड़ा आसान है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम दिखा रखा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना, सही बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसको ऐसा सा दिखा रखा है, फिर इसको ऐसा सा दिखा रखा है। एनसीईआरटी ने जब कुछ किया है तो बेटा अपन भी करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा ये, है ना? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? हाँ, ये हो सकता है बेटा। देखो ये इसको कॉपी करके ऐसे कर दो। सर अभी क्या हुआ बेटा, दिखाता हूँ ना, रुको ना बेटा। ये इसको पकड़ो, हाँ सर, इसको ऐसे बड़ा कर दो। वाह सर, वाह वाह। अब देखो वृद्धि के चरण क्या कहती है एनसीईआरटी, समझते हैं। देखो यहां देखना जरा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हम्म, बेटा वृद्धि के चरण क्या है? वृद्धि के चरण ये है कि अगर आप कभी भी देखोगे तो आपको ये वाली बात तो पता ही है कि दो दो जगह के बीच में, देखो यहाँ पे इनके बीच में स्तर में कितना अंतर था, जबकि यहाँ पे देखो ये बड़ा हो गया, तो वृद्धि हो गई। यहाँ पे देखो ये वाला चीज कितनी छोटी थी, जबकि यहाँ पे देखो आगे जाके देखो ये भी बड़ा हो गया, यानी कि वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है, पहली बात। दूसरा, हम लोग ऐसा मानते हैं कि पादप के अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने नीचे नीचे बोला था, जिसे हम बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक। उसके ऊपर होता है यहां पर दीर्घीकरण क्षेत्र, और उसके ऊपर होता है अपने पास परिपक्वन क्षेत्र। इससे बताओ, इससे परिपक्वन पढ़े थे आपने। और मेरे ख्याल से तीनों क्षेत्र के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से अब तो नॉलेज है। आप विभज्योतक क्षेत्र भी जानते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र भी जानते हैं, और परिपक्वन क्षेत्र भी जानते हैं। पहली चीज, पहला है विभज्योतक क्षेत्र। क्या मैं बोल सकता हूं कि विभज्योतक क्षेत्र जो होगा वो विभाजन करने में सक्षम होगा, और सबसे दूर का स्तर है। ठीक है, विभाजन में सक्षम, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, दूर का क्षेत्र, कोशिका भित्ति पतली,
कोशिका छोटी, रिक्तिका छोटी, कोशिका द्रव्य सघन, पढ़ा चुका हूं ना, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सारी चीज सही है। उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली सेल्यूलोज झिल्ली वाली होती है। बताओ क्या सारा पॉइंट क्लियर है क्या? यहाँ जितनी भी बात आपकी आपको लिखवा रखी है, ठीक है। इसमें केवल और केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का मतलब इसके अंदर सघन कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, तो केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति है। तो लिख देता हूं प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि 12 विभाजन करती है ना, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? विभज्योत की पढ़ा चुका हूं। विभज्योत के पीछे कौन सा है? अर्षि सर दीर्घीकरण क्षेत्र है, लिख दो बेटा। दूसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर इसको। बोलो बात सही है? मैं लिख सकता हूं विभज्योत की क्षेत्र के पास होता है, विभज्योत की के पास रिक्तिका बड़ी होगी, नई भित्ति होगी, कोशिका का दीर्घीकरण होगा, बोलो बात सही है? लास्ट कौन सा रह गया? तीसरा परिपक्वन क्षेत्र, लिख देता हूं ये भी यहीं पे ही, परिपक्वन। पहले पढ़ा चुका हूं बेटा ये तो बस अभी पढ़ा रहा हूं कि तुम ये नहीं कहो अर्षित सर ये नहीं पढ़ाया आपने। तो पहली बात, कोशिका भित्ति मोटी, सबसे बड़ी राजधानी या सबसे बड़ी रिक्तिका, और विभाजन करने में असक्षम होगी ये रिक्तिका। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? ऑलरेडी दोस्तों ये मैं सारी चीजें आपको सबसे पहले ही बता चुका था। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी कोई भी और कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चीज आपको पहले ही बता चुका था, पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं ये सब कुछ। तो सब कुछ बहुत पुराना है, कुछ नई चीज नहीं है इसमें। अगर आपको दिक्कत है तो आप जड़ वाला डायग्राम देख लेना, आप जड़ वाले डायग्राम से ही समझ जाओगे जो मैंने आज पढ़ाया था। विभज्योत की क्षेत्र, दीर्घीकरण और परिपक्वन क्षेत्र, इसने तो ये डायग्राम बनाया, मैंने तो ये वाली चीज जड़ से ही समझा दी थी आपको, याद आया? बस मेरे साथ साथ बस करते रहो, मेरे साथ साथ करते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर अगर बिल्कुल छूट गया कभी बीच में से तो बेटा फिर दिक्कत है। चलें आगे, पक्का? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अच्छा देखो, लाइव क्लास का मजा भी अलग है, मगर रिकॉर्डेड भी मेरे ख्याल से सही सही बताना। क्या सच में लगता है क्या कि रिकॉर्डेड क्लास में ये होता है? वो लाइव क्लास में क्या है, तुमसे बात हो जाती है, मगर रिकॉर्डेड क्लास में एटलीस्ट ये चीज लगती है कि यार नहीं, कि समझ में आती है चीजें, मजाक मजाक भी ठीक ठाक होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मजाक मजाक तो देखो तुम्हें पता है मैं करता ही रहता हूं, मगर कई बार ऐसा होता है कि समय की मांग होती है कि नहीं यार कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले चलते हैं, मजाक मजाक तो होता रहेगा, वो तो आगे की बातें हैं। ठीक है भाई, चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा। अगला होता है वृद्धि एवं वृद्धि दर। इसमें पहली होती है जिसे हम बोलते हैं अंकगणितीय वृद्धि। मेरे साथ साथ सुनते रहना, बस मैं याद करवा दूंगा, मैं पहले भी बोल रहा हूं। अंकगणितीय वृद्धि को हम लोग अर्थमेटिक वृद्धि भी बोलते हैं,
सुनोगे जरा ये क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने आपको बोला था कि पादप के अंदर लगभग सारी कोशिका विभाजन नहीं करती, केवल कुछ ही कोशिका होती है जो विभाजन करती है, और वही बात मैं यहां पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक कोशिका है, या इस डायग्राम को यहां बना दो थोड़ा सा किनारे पर, यहां पर तो समझ में भी आएगा। मान लो ये एक कोशिका है, हाँ जी, ये कोशिका विभाजन करने के बाद दो और कोशिकाओं का निर्माण करती है। सही बात है, बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? यानी कि हर्षित सर आपने बोला कि ये कोशिका विभाजन करने के बाद दो और कोशिकाओं का निर्माण करती है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मगर दोस्तों इसमें से एक कोशिका क्या होती है, वो विभाजन करना छोड़ देती है। ये कोशिका हो गई स्थायी कोशिका। कौन सी कोशिका हो गई? ये हो गई स्थायी। स्थायी कोशिका वो कोशिका होती है जो विभाजन नहीं करती। हमने ये वाली बात तो पढ़ी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली कोशिका तो एज इट इज आ गई नीचे, एज इट इज। एज इट इज का मतलब देखो ये बना दिया, बोलो बात सही है। मगर ये कोशिका फिर से विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद आगे की दो कोशिका बनाएगी। बना दो तुम भी। एरो खींच देता हूं। डायग्राम समझे, डायग्राम में क्या हो रहा है? अगर आप डायग्राम समझ रहे होंगे तो आपको यहां पे एक बात लग रही होगी कि ये भी अब कौन सी हो गई? स्थायी कोशिका। अगर आप लोग ध्यान से मेरा डायग्राम देख रहे हो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और वो एक बात यह है कि इस प्रकार के विभाजन के अंदर या इस प्रकार की वृद्धि के अंदर केवल एक ही कोशिका विभाजन करती है, मगर दूसरी कोशिका विभाजन नहीं करती। ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, क्या वो बिल्कुल सही है क्या? अगर दिमाग में उतर रही है बात तो ही यस करना, ऐसे नहीं। देखो बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैं आपसे ये बार बोल रहा हूं कि हर बार केवल एक कोशिका विभाजन कर रही है, एक कोशिका स्थायी बन गई, फिर एक कोशिका विभाजन कर रही है, फिर एक कोशिका स्थायी बन गई, एक कोशिका विभाजन कर रही है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर t इज इक्वल टू 1 था तो n इज इक्वल टू भी 1 था। अगर t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 2 था तो n इज इक्वल टू भी 2 था। अगर टाइम इज इक्वल टू 3 था तो n इज इक्वल टू भी 3 था। अगर टाइम इज इक्वल टू 4 था तो n इज इक्वल टू भी 4 था। बोलो बात सही है? यानी कि इस प्रकार के विभाजन में केवल एक ही कोशिका विभाजन करने में सक्षम होती है, मगर दूसरी कोशिका स्थायी हो जाती है। देखो ये कोशिका स्थायी हो गई, ये विभाजन करने में सक्षम है। ये कोशिका स्थायी हो गई, ये विभाजन करने के में सक्षम है। लिख देता हूं, इस प्रकार के विभाजन में एक कोशिका, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इसमें, ग्राफ पूछ लेगा ये ग्राफ किसका है और उसका एक फार्मूला याद करना है बस। विभाजन करती है, वह दूसरी स्थायी हो जाती है। और स्थायी याद रखना, विभाजन नहीं करेगी। बोलो क्या ये वाला पॉइंट सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है क्या? हर्ष सर बिल्कुल, बहुत ही प्यारा पॉइंट आपने लिखा है ऊपर, तो मजा ही आ गया इस पॉइंट के बारे में। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर चिपका दो। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे रह गया नीचे है? ऊपर नीचे पकड़ा गया ये? नहीं, चलो कोई बात नहीं, यही रहने दो भाई, मत छेड़ो। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब दोस्तों इसका बायोलॉजी के अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ है, हम ही बना देते हैं, और वो ग्राफ बस आपको याद रखना है। उस ग्राफ की डिटेल में नहीं जाना है, केवल उस ग्राफ को आपको याद रखना है। और कैसे होगा वो ग्राफ, वो मैं समझाऊंगा। देखो जितने भी बालक बैठे हैं, पहले तो एक बात बता देना कि अगर t इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे तो एक नियत एक ग्राफ आने वाला है यहाँ पे। बोलो बात सही है? एक स्ट्रेडी लेन, एक बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा। तो यहां पे सीधी रेखा का ग्राफ आता है,
सीधी रेखा का ग्राफ। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? बेटा बायोलॉजी में इसका एक फार्मूला और दे रखा है, और वो फार्मूला है एल टी। मैं बताऊंगा क्या होता है। एल टी बराबर एल जीरो आर टी। अब ये क्या होता है, प्लस और लगा देना बीच में। बेटा यहां पे इस टी का मतलब तो है समय, आर का मतलब है वृद्धि दर। बोलो बात सही है। एल जीरो का मतलब है प्रारंभिक वृद्धि, और एल टी का मतलब है अंतिम वृद्धि। बोलो बात सही है क्या? ये बस आपको याद रखना है, इसके अंदर से कोई कोई कैसा भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मगर ये चीज आपको याद रखनी है एज इट इज। एज इट इज याद रखना है, बस ये वाली बात याद रखो, ठीक है? क्योंकि आप खुद देख रहे हो, जब t इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 है, जब t इज इक्वल टू 2 है तो n इज इक्वल टू 2 है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि, और आप t इज इक्वल टू 0 भी मान सकते हो, तो अगर आप t इज इक्वल टू 0 मान रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 है। लो ऐसे कर लो, तो फिर ग्राफ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये लो, तो जब टाइम यहां पे है और जो n है वो यहां पे है, तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो n इज इक्वल टू 1 था, जब t इज इक्वल टू 2 हुआ तो n इज इक्वल टू, देखो और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो हर एक टाइम के बाद जो कोशिका है वो भी वृद्धि कर रही है, मगर याद रखना इस प्रकार की वृद्धि में होता क्या है, केवल एक कोशिका विभाजन करती है, दूसरी कोशिका विभाजन नहीं करती है। और दोस्तों इसका उदाहरण मैं नीचे लिख रहा हूं। जड़ होता है ना और तना, उसके प्ररहु में मूल व प्ररहु शीर्ष। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? फार्मूला नीट के अंदर पूछा जा सकता है इसका, ये एग्जाम्पल इसमें पूछा जा सकता है, ग्राफ इसमें पूछा जा सकता है, ये वाला डायग्राम इसमें पूछा जा सकता है। सीधी सीधी बात पूछेगा, ज्यादा कुछ घुमाएगा नहीं, सीधी बात पूछेगा, आपको सीधी बात का केवल सीधा आंसर देना है। चलूं आगे, आ जाओ बेटा। अगली एक और वृद्धि होती है बी, जिसे हम बोलते हैं ज्यामितीय वृद्धि। इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। बोलो बात सही है? देखो ये भी कितना आसान है। हर्षित सर इसमें तो मतलब सारी सभी कोशिका विभाजन करेगी? बेटा बिल्कुल, मैं यही लिखने वाला हूं कि इसमें सारी कोशिका विभाजन करने का काम करती है। देखो अभी मैं लिखने वाला हूं यही बात कि सभी कोशिका विभाजन करने का काम करती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही कोशिका विभाजन कर रही है, सभी कोशिका विभाजन करेगी। मैं बताऊंगा अभी, देखो। मगर सबसे पहले तो अपन इसका बनाएंगे डायग्राम। आ जाओ बेटा, ये एक सेल थी, हाँ जी, इससे ये आगे जाके दो सेल बनी। ओके, वाह सर वाह, दो सेल बनी, एक ये रही मान लो, एक ये रही, ठीक है ठीक है। इसके बाद आगे जाके इससे भी दो सेल बनी, एक ये रही, एक ये, ठीक है। एरो लगा देता हूं मैं। बोलो बात सही है? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर सभी कोशिका विभाजन कर रही है, कोई भी कोशिका स्थायी नहीं बन रही है। वाह सर वाह, मजा आ गया। जरा देख लेते हैं। वही है t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू क्या होगा 4, फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हर बार, क्योंकि सारी कोशिका विभाजन कर रही है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, सभी कोशिकाएं विभाजन में सक्षम हैं, यानी कि सारी की सारी कोशिका इसमें विभाजन करने में सक्षम होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चले अब दोस्तों इसका जो ग्राफ आता है वो भी बड़ा शानदार और बहुत ही क्लासिक ग्राफ आता है।
मगर ये है सिग्मोइड कर्व, यानी कि पूरी बायोलॉजी के अंदर आपको शायद ये वाला ग्राफ कई जगह पे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे बेटे, यहां पे वही मैं 2 मार्क कर रहा हूं, मार्क अभी कर देता हूं, मगर उससे पहले एक बार ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेग प्रावस्था, लेग प्रावस्था। इसे हम बोलते हैं लॉग प्रावस्था। ध्यान से सुनना, मैं समझा दूंगा। इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी प्रावस्था, यानी कि अप्रागामी प्रावस्था। तो इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी प्रावस्था, इंग्लिश से बोलते हैं हिंदी में अप्रागामी प्रावस्था। अभी देखो, अभी इसको समझाने वाला हूं, मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा। मतलब तुमने आज तक जितनी भी वृद्धि देखी होगी ना, वो सारी वृद्धि ऐसी ही होती है। ठीक है भाई, इतनी बात यहां तक क्लियर है। अब जरा एक बात समझना दोस्तों, यहां पे असली चीज क्या है। अगर इस चीज के भी मैं फार्मूले की आपसे बात करूं ना, तो एनसीईआरटी में इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज W1 इज इक्वल टू W0 ERT। हर्षित सर, क्या हमें इसका भी फार्मूला याद करना है? दोस्तों बिल्कुल, बस फार्मूला याद कर लेना। W1 का मतलब वही होता है जिसे हम बोलते हैं अंतिम भार, W0 का मतलब है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक भार, बोलो बात सही है दोस्तों। ये जो आपको यहां पे E दिख रहा है, ये प्राकृतिक लघु गुणक होता है, ये है प्राकृतिक लघु गुणक का आधार। R होता है यहां पे सापेक्ष वृद्धि दर, सापेक्ष वृद्धि दर। और दोस्तों जो T है वो है यहां पे टाइम, यानी कि समय। सापेक्ष वृद्धि दर को कई जगह पे दक्षता गुणांक भी बोल देते हैं। इसको समझाता हूं मैं अभी, मगर उससे पहले इसके उदाहरण याद रखिएगा कि ये कहां मिलता है। दोस्तों जनरली पहली बात तो एक बात याद रखिएगा कि इसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व। देखो बायोलॉजी के अंदर एक बात समझना, तुमने कभी भी ऐसी वृद्धि देखी होगी, नॉर्मली ऐसी वृद्धि होती है। इस वृद्धि में और इससे पहले वाली वृद्धि में एक अंतर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसे बोलते हैं एस कर्व, और इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। अब आप कहेंगे हर्षित सर, इसे एक्स कर्व या सिग्मोइड कर्व हम लोग क्यों कहते हैं, जरा उसका भी आंसर बता दो। बेटा एक्चुअली अगर देखो ना, तो ये देखो ये एस बन रहा है थोड़ा सा, तो वैसे तो देखो पूरा एस तो बन नहीं रहा, मगर थोड़ा सा एस बन रहा है, तो हम इसे एस कर्व बोल देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये वृद्धि होती कैसे है, जरा ये वाली बात समझना। यहां पर तो वही है समय, टाइम टी, और यहां पे है कोशिका की संख्या, यानी कि एन। बोलो बात सही है। 2-3 चीजें पहले मैं आपको यहां पे और भी बता देता हूं जो यहां पे काम की है। अगर आप इसके उदाहरण की बात करोगे, तो दोस्तों इस प्रकृति पर जो भी जीव होगा वो वैसे ही वृद्धि करेगा। तो प्रकृति पर जीव वृद्धि, ऊतक और अंग की वृद्धि भी ऐसी होगी। और साथ साथ संवर्धन माध्यम, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर अगर आप किसी भी माध्यम के अंदर किसी जीव को पैदा कर रहे हो, तो वहां पे भी यही काम होगा। तो संवर्धन माध्यम में जीव की वृद्धि। समझोगे जरा थोड़ा सा, बिल्कुल यहां पे दिमाग लगाओगे, ध्यान दोगे एक बार, कोई और काम तो नहीं करोगे। सुनो बेटा, मान लो तुम्हारे पास कोई भी ब्रेड का एक टुकड़ा है, मान लो ये रहा। अब ब्रेड के टुकड़े में अगर तुमने ऐसे कोई भी एक सूक्ष्मजीव लगा दिया, तो सबसे पहले एक सूक्ष्मजीव से 2 सूक्ष्मजीव बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, ऐसे ही तो होगा। तो शुरू में तो वृद्धि धीरे होगी, जब 2 से 4, 4 से 8 होगा तो वृद्धि धीरे होगी। इस धीरे वाली वृद्धि को बोलते हैं लैग। लैग का मतलब गाड़ी को अभी तुमने फर्स्ट गियर में चलाया है, लैग वृद्धि है। जब दोस्तों मान लो 200 से सीधा 400 होंगे, तो 200 सीधा डबल होगा,
यानी कि एकदम से इतने से इतना हो जाएगा सूक्ष्म जीव, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं लॉग वृद्धि। यानी कि अगर नीट के एग्जाम में भी आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वृद्धि कब होती है, सबसे अधिक वृद्धि कब होती है, तो आप बोलेंगे कि सबसे अधिक वृद्धि जिस जगह पे होती है उसे हम बोलते हैं लॉग। बताओ क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मान लो खाना खत्म हो गया, तो दोस्तों क्या होगा? क्या एकदम से जीव मर जाएंगे? नहीं, वो कुछ दिन तक तो जिंदा रहेंगे, क्योंकि खाना अभी तो खत्म हुआ है, पहले का खाना तो होगा उनके शरीर में, तो दोस्तों कुछ समय तक वो जिंदा रहेंगे, और इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी प्रावस्था। बोलो बात सही है? अगर इसके बाद भी दोस्तों तुमने उसको खाना नहीं दिया, तो इसके बाद हो सकता है कि यहां पे डेथ प्रावस्था आ जाए, यानी कि मर जाए वो जीव, मगर एकदम से यूं नहीं होगा जीव, ऐसे मरेंगे। अब अपनी एनसीईआरटी में तो केवल इतना ही ग्राफ दे रखा है, मगर इसमें डेथ प्रावस्था यानी कि मृत प्रावस्था और आती है, तो 3-4 प्रावस्था हो जाती है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। और देखा जाए तो देखो जैसे डेथ बनाया ना, देखो अभी एस बन रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो एस प्रावस्था बनने का काम कुछ इस तरीके से होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट, प्रकृति में जीव की वृद्धि, उत्तक में अंग की वृद्धि और संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम जानते हो? जैसे लैब के अंदर किसी भी जीव को तुमको वृद्धि करनी है तो संवर्धन माध्यम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं बहुत बढ़िया वाला, तुमने देखा है कभी हर्षित सर क्या देखा है हमने, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुको। तुमने देखा है बाकी कि कभी ना हम लोगों ने, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इससे तुम्हें याद भी रहेगा। हाँ, तुमने देखा होगा कि कभी ना हम लोगों ने घर पे दूध में दही जमाते हैं, तो हम जामन डालते हैं, जामन। अब ये जो जामन होता है ना, स्टार्टर जो होता है, ये तुम पानी के अंदर डालो, क्या पानी से दही जम जाएगा? नहीं ना, दूध से ही जमता है। तो दूध लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जामन के लिए संवर्धन माध्यम है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनसीईआरटी दोस्तों बिल्कुल सीधी सीधी बात और करती है इसके बारे में, ना एनसीईआरटी घुमाती है ना हम घुमाते हैं। देखो ये तो हम भी हमने पढ़ा ही था, और आ जाओ जरा, इसमें भी कुछ ऐसी लाइन लिख रखी है क्या? वृद्धि की अवधि को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है, विभज्योतिकी, दीर्घीकरण और परिपक्वन। ये वैसे आप उसी चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे मूलाग्र को देख के समझेंगे, ठीक है, तो हम मूलाग्र को देख के इसमें समझ सकते हैं। विभज्योतक चरण में कोशिकाएं मूल, शिखाग्र व प्रभु शिखाग्र पर विभाजित होती है। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य में भरपूर होती है और केंद्रक को अधिकृत किए होती है। बेटा विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं होंगी वो विभज्योतक की कोशिकाएं होंगी, और विभज्योतक की कोशिका लगातार विभाजन करती रहती है, ये बात तो आपको पता भी है। अगला, इनकी कोशिकाएं प्राथमिक पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है, सेल्यूलोज के युक्त होती है, सही बात है, तथा ये पास पास नोक से दूर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। पता है ना, नीचे नीचे कौन सा है? विभज्योतकी, उसके बाद कौन सा है? दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र में राजधानी बड़ी हो जाएगी, कोशिका थोड़ी सी और बड़ी, और नई कोशिका में यहाँ पे कुछ भित्ति का निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। यही इनके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप की तरफ वह भाग होता है जो परिपक्वता के चरण में होता है, तो इन्हें परिपक्व कोशिका कहते हैं। देखो यहां से इस लाइन को पढ़ोगे या वहां से मेरी लाइन याद रखना, नीचे नीचे विभज्योतकी क्षेत्र, उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र और उसके ऊपर परिपक्वन क्षेत्र। विभज्योतकी, दीर्घीकरण, परिपक्वन। बताओ क्या तीनों के तीनों पॉइंट याद है? 100% कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सबको याद रहेगा। विभज्योतकी क्या होता है? जो सबसे नीचे होता है। दीर्घीकरण क्या होता है? उसके ऊपर होता है। और परिपक्वन क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। बताओ क्या 100% पॉइंट सारे क्लियर है? आओ बेटा आगे। बेटा अगली एनसीईआरटी में ये एक छोटी सी बात दे रखी है वृद्धि दर को, आप यहां पर देख सकते हो। अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे केवल एक ही कोशिका विभाजित कर दिया। देखो पहले एक कोशिका है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो केवल एक ही कोशिका विभाजन करने का काम कर रही है, 1 से 2 कोशिका बन रही है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हर बार दोनों की दोनों कोशिका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, तो हर बार कोशिका विभाजन करने का काम करती है। बोलो बात सही है? अब एक बात और सुनना बेटा, शुरू में आपको पता है युग्मनज होता है। जब 2 अगुणित कोशिका मिलती है तब एक युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। तो शुरू में विभाजन में कोशिका क्या चाहती है? कोशिका चाहती है पहले मेरी संख्या बढ़े, उसके बाद मैं अलग अलग काम हर किसी को दे सकती हूं। तो सबसे पहले तो कोशिका में ज्यामितीय वृद्धि दर होती है। ज्यामितीय का मतलब वही 1 से 2, 2 से 4 ये वाली। और उसके बाद हर एक कोशिका फिर जो होती है वो अंकगणितीय वृद्धि दर कर सकती है। अंकगणितीय का मतलब एक कोशिका 2 कोशिका बनाएगी, जिसमें एक कोशिका विभाजन करना छोड़ देगी। अगर आप इसी डायग्राम को यहां से देखें तो पहले देखो युग्मनज है, इसमें विभाजन होकर 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से वापस से पीछे की तरफ 8 कोशिका आ गई, क्योंकि पीछे वाली तो अपन को दिखती नहीं है ना। 8 के बाद कितनी कोशिका आ गई? 16 कोशिका। तो शुरू में तो यहाँ पे कौन सी वृद्धि दिखती है? देखो ज्यामितीय, क्योंकि ज्यामितीय वृद्धि से क्या होता है कि कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। बोलो बात सही है? दोस्तों शुरू में मान लो अगर मेरे को कोई काम करना है तो पहले मैं बंदों को लेके आऊंगा जॉब के लिए। मैंने कहा मुझे 200 बंदे चाहिए, 200 बंदों को ले आऊंगा।
उसके बाद में हर किसी को उसका अलग अलग काम बताऊंगा। तो पहले जब मैं बंदों को लेके आऊंगा उसे हम बोलते हैं ज्यामितीय। उसके बाद में जब मैं बंदों को अलग अलग तरीके से चीजें बताऊंगा उसे हम बोलते हैं अंकगणितीय। तो याद रखना, शुरू में अंकगणितीय होगी, बाद में देखो लिखी हुई है यहाँ पे कुछ कोशिकाएं असमर्थ है यानी कि विभाजन नहीं कर रही, और ऐसी स्थिति अंकगणितीय में दिख रही थी। क्योंकि आपको याद है अंकगणितीय में सारी कोशिका विभाजन नहीं करती, केवल एक कोशिका विभाजन करती है, जबकि दूसरी कोशिका स्थायी रहती है। बताओ क्या चीजें आसान है? सच में कुछ मुश्किल आई अभी तक यहां तक? 100%। और दोस्तों यही आपके ग्राफ में दे रखा है, यही आपके फार्मूला में दे रखा है कि वृद्धि दर को अंकगणितीय और ज्यामितीय हो सकती है। देखो बिल्कुल रैखिक वृद्धि दर है, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा आ रही है इसके अंदर। समसूत्री विभाजन में केवल एक कोशिका विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी परिपक्व हो जाती है। बिल्कुल आपको पता है कैसा होगा, एक में ये दो कोशिका बन गई, एक हो गई ऐसी, एक हो गई ऐसी, फिर ये एज इट इज रह गई, ये फिर से विभाजन करेगी, एक हो गई ऐसी, एक हो गई ऐसी। बिल्कुल बात सही है। सो एक सरल अभिव्यक्ति है। सरलता का मतलब सीधी रेखा के रूप में आप इसमें देख सकते हैं, जो जड़ के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसका ये फार्मूला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो क्या मुश्किल है क्या? सेम टू सेम ज्यामितीय वृद्धि दर है जिसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, इसे चर घातांकी चरण या सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। बिल्कुल बात सही है। समसूत्री विभाजन के दौरान सारी कोशिका विभाजन इसमें करती रहती है। वही फार्मूला जो अभी आपको लिखवाया, W1 इज इक्वल टू W0 ERT, वही है। ये वाली फेज कौन सी फेज है? लैग फेज। ये फेज कौन सी फेज है? लॉग फेज। ये फेज कौन सी है? अग्रप्रगामी यानी कि स्टेशनरी फेज। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर देखा जाए तो सिग्मोइड या एस कर्व बनता है, मैंने भी लिखवा दिया था। और यहां पर अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हो तो सो देखा जाए तो हमने इसके उदाहरण बताए कि नॉर्मल कोशिका ऐसे ही विभाजन करती है, मगर विभुत्व की कोशिका खास तौर से ऐसा विभाजन करती है जिसमें सारी कोशिकाओं का विभाजन होता है। बोलो बात सही है। यहाँ पे W1 अंतिम आकार है, W0 प्रथम आकार का प्रारंभिक समय है, R वृद्धि दर है, T समय में वृद्धि है, और E स्वाभाविक लघुगणक का आधार है। ये मैंने लगभग सारी बात आपको लिखवा दी है। अगर आप देखेंगे तो अपने फार्मूला में भी यहाँ पे लगभग की सारी बातें लिखी हुई है। ये रही। एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलूंगा, कृपया करके इसको इतना बहुत ही अच्छे से समझ में मेरे ख्याल से यहां तक आ गया होगा। वैसे मैंने आज आपको कुछ नई बात पढ़ाई भी नहीं है, मैंने केवल आपको यह बोला है कि अंकगणितीय और ज्यामितीय वृद्धि दर क्या होती है, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो क्या यहां तक का आज जितना भी काम है, क्या सारा काम आप लोग कर सकते हो? कोई दिक्कत है किसी को भी यहां तक? कैसी भी 100% बिल्कुल क्लियर कट बात है, समझ में आ गया यहां तक बात? कोई दिक्कत तो किसी को भी नहीं है? बस आज इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा मुझे पढ़ाना नहीं है, मगर जितना आज मैं पढ़ाऊंगा इतना आज आपको कर लेना है। क्या सारे लोग कर सकते हैं? तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक लगभग सारा पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहां तक लगभग सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। आज अपने वृद्धि के बारे में जो भी बात पढ़ी, वृद्धि क्या होती है आपको पता है। हमने बस साथ दो ही चीज पढ़ी है, अंकगणितीय और ज्यामितीय। समझने वाली केवल वही बात थी, बाकी ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? फिर मिलते हैं ना लाइव क्लास में। दिक्कत किस बात की है? लाइव क्लास में आके इसको अपन कंप्लीट करेंगे अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, लव यू ऑल।